हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान पब्लिक स्कूल मंडावा के द्वारा संचालित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हमने जो एक्सरसाइज 13 की थी उससे संबंधित सारे क्वेश्चनों की स्टडी कल कर ली थी और आज हम जो प्रश्नावली 12 की है उससे देखो संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आपके डाउट प्रॉब्लम है उनकी हम बातें कर रहे हैं। तो इसमें आपने एक मेरे से पहले प्रमेय पूछी है, प्रमेय 12.7 है। इसमें पूछा है कि किसी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग में अंतरित कोण का क्या होता है, दुगुना होता है। अब देखो इस बात का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो आपके पास क्या है, कोई सर्किल आ रही है और इस सर्किल में आपके पास क्या है, ये मान लो ए बी क्या है, इसका कोई आर्क है यानी इसका चाप है कोई ये आर्क क्या करेगा, इस सेंटर पर कोई एंगल बनाएगा इस तरह से, ये यानी ये सेंटर ने क्या कर लिया, इसके ऊपर कोई एंगल बना दिया और ये एंगल क्या आएगा, इसके रिमेनिंग पोर्शन में बनने वाले एंगल क्या आएगा, डबल आएगा। मान लो इसका रिमेनिंग पोर्शन है, मान लो कोई पॉइंट पी है, पी को आप इसे ज्वाइन करोगे, इसको बी से मिलाओगे आप, तो आपको प्रूव करना है कि ये जो सेंटर वाला एंगल है वो रिमेनिंग पोर्शन के एंगल क्या आएगा, डबल आएगा। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो गिवन यानी आप जो दिया गया है उसकी बात कर लेते हैं पहले। यानी हमारे पास क्या है, ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, यानी ओ केंद्र वाला कोई वृत्त है, यानी ए सर्किल आर गिवन इन सेंटर ऑफ एंड ए बी गैस का कोई आर्क है, ए बी वृत्त का चाप है, यानी ए बी क्या इसका एनी आर्क है, ठीक है ना। अब इसमें आपको देखो सिद्ध क्या करना है, प्रूव दैट में आपको लिखना है कि जो एंगल आपका ये ए ओ बी होगा वो डबल आएगा किसका, एंगल ए पी बी का। ये आपको ए ओ बी एंगल है वो ए पी बी का क्या दिखाना है, डबल दिखाना है। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है और कंस्ट्रक्शन करने के लिए इस पी पॉइंट को क्या करोगे, आप इस सी से मिला दोगे। पहले एक बार आप पी पॉइंट को सी से मिलाते हैं, इससे आगे तक बढ़ा दो। तो आपको इसमें रचना में लिखना है यानी कंस्ट्रक्शन में लिखना है जॉइन पी टू ओ एंड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ई मान लो आप याद रखें इसको। तो आप लिखोगे पी को ओ से मिलाकर ई तक बढ़ाया, तो आपको लिखना है जॉइन पी टू ओ एंड प्रोड्यूस्ड एट ई। अब देखो इसके ऊपर ही आप देखिए हम इसकी प्रूफ की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर देखो, ये कुछ एंगल मान लो आप यहाँ पर, जैसे ये इसको आप एंगल नंबर 1 मान लो, इसको 2 नंबर मान लो, इसको मान लो आप एंगल नंबर 3, इसको मान लो आप 4 नंबर, इसको 5 नंबर एंगल मान लो, इसको मान लो आप 6 नंबर एंगल। ये कुछ एंगल आप इसको इस तरह से मान सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ तक मानने के बाद देखिए इसको सॉल्यूशन करने का आपका तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले आप ये बात जानते हो कि ये अगर मान लो मेरे पास यहाँ पर ओ सेंटर है, तो आपको पता है कि ए ओ पी ओ और बी ओ तीनों क्या है, रेडियस है, ये तीनों त्रिज्या है। अब जो रेडियस यानी त्रिज्या होती है सर्किल की वो में से क्या होती है, इक्वल होती है यानी बराबर होती है, तीनों बराबर है ये। तो इसका मतलब ये जो आपके पास ए ओ पी ट्रेंगल बन रहा है वो क्या है, एक आइसोस्केल ट्रेंगल है, यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आपको लिखना पड़ेगा यानी ए ओ बराबर पी ओ होने के कारण, ए ओ बराबर पी ओ होने के कारण जो ट्रेंगल आपका ए ओ पी है, त्रिभुज जो आपका ए ओ पी है, ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी एक आइसोस्केल ट्रेंगल है। जब आपके पास इस क्वेश्चन में ए ओ बराबर पी ओ आ रहा है, इसका मतलब जो ट्रेंगल आपका ए ओ पी है वो क्या है, आइसोस्केल ट्रेंगल है। अब देखिए जब ये आइसोस्केल ट्रेंगल है और आप जानते हैं कि आइसोस्केल ट्रेंगल में क्या होता है, इक्वल साइडों के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो देखो ये दोनों साइड आपकी बराबर है, यहाँ पर ये साइड और ये साइड, तो इसके सामने ये कोण आ रहा है, इसके सामने वो कोण आ रहा है, इसलिए मेरे पास कोण नंबर 1 क्या आ गया, कोण नंबर 3 आ गया, समीकरण नंबर 1। तो पहले तो आपने एक ये रिजल्ट प्राप्त कर लिया है।
इसी तरह आप देखो जो आपको जो त्रिभुज दिख रहा है कौन सा BOP, वो भी क्या एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप लिखोगे PO बराबर BO होने के कारण, PO बराबर BO होने के कारण जो BOP है यानी ट्रायंगल BOP एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी आपके पास क्या है, हियर PO इक्वल BO देन POB इज ए आइसोस्केल ट्रायंगल। और आप जानते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल साइडों के ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये साइड हमारी है वो इस साइड के बिल्कुल बराबर है। अब इसका ऑपोजिट एंगल ये हो गया है और इसका हो गया है ये। इसका मतलब आप लिख दोगे, इसलिए जो आपका एंगल नंबर 2 है वो एंगल नंबर 4 के क्या आ गया, बिल्कुल बराबर आ गया है। ये मेरे पास क्या रही, इक्वेशन नंबर 2 आ रही है। अब देखो अगली बात, अब देखिए आपने छोटी क्लासों में ये पढ़ा है, जैसे 9वीं क्लास की बात करें आप, तो देखो जैसे मान लो आपके पास एक ट्रायंगल होता है इस तरह से ABC बना हुआ, और आपने 9वीं क्लास में ये सीखा है कि जो इसका ये बहिष्कोण होता है ये अपने अंतराभिमुख कोणीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इन दोनों कोणीय योग के बिल्कुल क्या आएगा, ये एंगल आपका बराबर आएगा। ये आपने छोटी क्लास में ऐसा पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको एंगल नंबर 5 दिख रहा है ना, ये एंगल नंबर 5 क्या है, इस AOP का बहिष्कोण है। तो आप लिखोगे एंगल 5 ट्रायंगल AOP का बहिष्कोण है। यानी आपको लिखना है एंगल 5 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल AOP। जब ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, और आप जानते हैं एक्सटीरियर जो एंगल होता है वो अपने दोनों इंटरनल एंगल बचते हैं, अपोजिट इंटरनल एंगल, उन दोनों के सम की क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब जो आपका कोण नंबर 5 है वो कोण नंबर 1 + 3 के योग के क्या आएगा, बराबर आएगा। इसको आपने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया है, ठीक है ना। अब देखो हम दूसरी बात करें किसकी, अभी आपने ये 5 बराबर क्या लिख दिया है, 1 + 3 के। अब देखो इसी तरह जो आपका एंगल नंबर 6, देखो यहाँ पर ये 6 नंबर, ये इस POB का क्या रहा है, एक्सटीरियर एंगल आ रहा है। तो आप लिखोगे एंगल 6 इज, यानी एंगल 6 ट्रायंगल BOP का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है। तो आप लिखोगे एंगल 6 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल BOP। जब ये इसका बहिष्कोण है, इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा, जो एंगल 6 है वो आपका एंगल 2 + एंगल 4 के सम के बराबर आएगा। ये मान लो मेरे पास क्या रही है, इक्वेशन नंबर 4 आ रही है। तो ये तो पहले आपने इक्वेशन नंबर 3 और 4 प्राप्त कर लिए। अब देखो दूसरी बात, यहाँ आंसर में देखो आपको AOB प्राप्त करना है, इधर उधर आपको APB लेके आना है। इस बात का मतलब ये हुआ कि मेरे को क्या करना है, मेरे को ऐसा करना है कि मेरे को एंगल 5 और 6 को ऐड करना है। तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, भाई मेरे को ये AOB लाना है। यहाँ पर देखो ये 5 और 6 को मिलाओगे तो बताएगा ना, तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा यहाँ पर। तो मैंने क्या लिख दिया, ऐड टू इक्वेशन 3 एंड 4। यानी आप लिखोगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर जब आप 3 एंड 4 को ऐड करोगे तो मेरे पास यहाँ पर 5 + 6 आ जाएगा, उधर मेरे पास आएगा 1 + 3 और 2 + 4। ये आपने लिख दिया है। LHS में तो आ गया मेरे पास 5 + 6 और RHS में आ गया 1 + 3 + 2 + 4। अब देखो ये 5 6 तो आपको आंसर में लेके आना है ही, क्योंकि आपको AOB बनाना है। लेकिन उधर आपको क्या लेना है, APB लेके आना पड़ेगा। यहाँ पर APB का मतलब एंगल कौन से काम आएंगे, 1 और 2 काम आएंगे। तो उधर आपको केवल 1 2 को रखना है, यानी इस 1 और 2 को चेंज नहीं करना, बाकी सबको चेंज करना है। तो 1 और 1 तो आ गया सेम। अब 3 को बदलना है ना, 3 को क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ देखना पड़ेगा। 3 को आपको 1 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से आपने शुरू कर दिया 1। फिर 2 को बदलना नहीं है, फिर 4 को वापस क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ से 2 लिखना पड़ेगा 2। ये आपने कहाँ से लिख दिया है, समीकरण 1 व 2 से आपने बात लिख दी है, क्योंकि आपने समीकरण 1 व 2 से पहले इनको क्या दिखाया था, बराबर दिखाया था। अब देखो यहाँ पर मेरे पास एंगल नंबर 5 + एंगल नंबर 6 तो आ रहा है सेम। यहाँ देखो मेरे पास 2 तो एंगल 1 हो गए, 2 एंगल 2 हो गए। अब देखो इस 5 और 6 को तो रखना आपको सेम,
उधर आपको 2 कॉमन लेना है और एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ रहा है सेम। ठीक है, इधर तो आ रहा है मेरे पास 5 + 6, उधर मेरे पास आ रहा है 2 इंटू एंगल 1 + 2। अब देखो आपको पता है कि एंगल 5 और 6 दोनों मिलके आप कौन सा एंगल बना रहे हैं। देखो 5 और 6 मिलके बना रहे हैं आपका एंगल AOB बना रहे हैं। तो ये मेरे पास आ गया है एंगल AOB। यहाँ 2 तो आ रहा है सेम। अब देखो एंगल 1 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल APB बना रहे हैं। तो ये आ रहा है मेरे पास एंगल APB और ये आपको करने से प्रूव करना था। तो आपने ये हेंस प्रूव कर दिया है। ये थी आपकी 12.7 थ्योरम, यानी जब आपके पास कोई भी जो आर्क होता है वो सेंटर पर जो एंगल मतलब सबटेंड करता है वो रिमेनिंग पोर्शन में सबटेंड एंगल क्या होता है, डबल होता है। ये आपको इसमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब एक थ्योरम आप इसमें देखो जो 12.5 की थ्योरम है वो देखिए आप। देखो अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी है वो 12.8 की थ्योरम थी, ठीक है ना। वो 12.7 की थ्योरम आपकी ये है। इसमें क्या लिखा है, वर्त की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर हो तो वे क्या होती है, बराबर होती है। ये आपको बताना है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ये जो आपके पास एक सर्किल है, इसमें मान लो आपके पास कोई 2 जीवा आ रही है। मान लो एक तो मेरे पास ये जीवा AB है और मान लो मेरे पास दूसरी जीवा क्या है, CD है। ये आपके पास 2 एनिसोइड है और ये आपके पास क्या है, O सेंटर वाला कोई सर्किल है, ठीक है ना। अब इस केस में क्या दिया गया है, देखो इनकी जो केंद्र से डिस्टेंस है ना, दूरी, वो देखिए दोनों की आपको बिल्कुल समान तरीके। ध्यान रखना आप एक बात का, हमेशा किसी भी पॉइंट की जब आप लाइन से डिस्टेंस फाइंड करते हो तो हमेशा आपको परपेंडिकुलर मापनी है। वही क्या होता है, इसकी दूरी होती है। तो इसकी डिस्टेंस है सेंटर से और ये क्या इसकी सेंटर से डिस्टेंस है। और ये आपको प्रूव करना है कि इसकी देखो दोनों की डिस्टेंस क्या वो बिल्कुल समान आपकी है। तो प्रूव करना है कि जो AB और CD है ना वो दोनों भी आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। ये आपको इसमें भी क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो ये हम कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले आप ऐसा करो, इन पॉइंटों को आप इससे मिला दो इस तरह से, और इन पॉइंटों को भी आप क्या करेंगे, इससे मिला देंगे। तो ये आपने इसमें क्या कर दिया है, कंस्ट्रक्शन कर दी है। अब देखो इसमें जो हम पहले गिवन की यानी दिया गया की बात कर लेते हैं। तो दिया गया में तो आपको लिखना है, यानी O केंद्र वाला कोई वृत्त है, O केंद्र वाला कोई वृत्त है और AB व CD क्या है, जीवाएं हैं, एनिसोइड है। और साथ में आपके पास क्या रहा है, जो ये मान लो यहाँ पर पॉइंट आपके पास M पॉइंट है, या मान लो N पॉइंट है। OM है वो परपेंडिकुलर AB आ रहा है और ON है वो परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, CD आ रहा है। अब देखिए इसमें आपको प्रूव क्या करना है, इसमें आपको प्रूव ये करना है, यानी सिद्ध करना आपको क्या, कि AB है वो बिल्कुल किसके इक्वल आएगी, CD के इक्वल आएगी। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है ना। अब देखो इसकी जो उत्पत्ति है उसकी देखो, पहले इसमें आप रचना कर दो, कंस्ट्रक्शन। और रचना में आपको क्या लिखना है, यानी B तथा C को O से मिलाया। यानी सबसे पहले आपको यहाँ पर ये लिखना है कि आपने B और C दोनों को क्या कर दिया है, O से मिला दिया है, ठीक है ना। अब देखो, अब देखिए क्वेश्चन को हम हल करने से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बात की पुष्टि कर लेंगे कि सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। ये थ्योरम आप पहले पढ़ चुके हो। तो पहले आप ये लगा दो यहाँ पर, यानी केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। आपको लिखना है ए परपेंडिकुलर ड्रावन फ्रॉम सेंटर टू चौरड बाइसेक्ट द चौरड। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हो गया मेरे पास कि जो AM है ना वो MB के बराबर है और CN है वो NB के बराबर है। AM का मान तो हो गया MB के बराबर और CN का मान हो गया है NB के बराबर। ये तो मैंने एक बार क्या मान ली है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लिया। अब एक बार आप आगे देखिए, मैं यहाँ पर अब इन दोनों ट्रायंगलों को दिखाऊंगा कॉन्ग्रेट। तो मैं लिख दिया है त्रिभुज
MOB तथा त्रिभुज NOC में। देखो इन दोनों को जब आप सर्वांग सम दिखाते हो तो आपको लिखना पड़ेगा पहला रीजन क्या कि मेरे पास OM तो आ रहा है किसके ON के बराबर, ये आपको दिया है पहले से, यानी गिवन से लिख दिया आपने यह बात। दूसरी शर्त क्या है, BO इक्वल मेरे पास क्या आ रहा है CO आ रहा है। ये दोनों क्या है रेडियस ऑफ सेम सर्किल है, यानी आपको लिखना पड़ेगा एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, यानी रेडियस ऑफ सेम सर्किल। तीसरा जो एंगल आपका ये BMO है वो बराबर है किसके CNO के, ये आपका ईच 90 डिग्री का आ रहा है, यानी प्रत्येक क्या है समकोण आपको दिया गया है। ठीक है ना। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि जो आपका ट्रेंगल यहाँ पर कौन सा BMO, ये कॉन्ग्रेट आ रहा है किसके ट्रेंगल CNO के, यानी जो आपका त्रिभुज BMO है वो CNO के बिल्कुल क्या आ रहा है सर्वांग सम आ रहा है, यानी कॉन्ग्रेट आ रहा है। किस नियम से आ रहा है, यहाँ देखो आपका RHS का नियम लागू आ रहा है, यानी RHS नियम से। और आप जानते हैं कि जब ये दोनों आपस में सर्वांग सम होते हैं तो इनके संगत पार्ट भी बिल्कुल क्या होते हैं समान होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो MB का मान है वो किसके बराबर आ गया CN के, ये आपने CPCT से लिख दिया है। ठीक है ना, आपने MB बराबर CN यहाँ पर लिख दिया है। अब देखो दूसरी बात, मैं देखो इन दोनों को 2 से पहले क्या कर लेता हूँ गुणा कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने क्या लिख दिया है, इधर मैंने 2MB कर दिया है, इधर मैंने 2CN कर दिया है। ठीक है ना। अब 2MB का मतलब आप क्या करोगे, इसको आप MB प्लस MB कर दोगे, इसको आप CN प्लस CN कर दोगे। अब देखो तो 1MB है, इसको मैं ऐसे AM कर सकता हूँ ना, इसको मैंने AM कर दिया। यहाँ देखो 1 CN आपका है, इसको आप यहाँ से NB कर दोगे, NB प्लस CN। ये आपने समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखा है। अब देखिए AM प्लस जो MB होता है, AM प्लस MB ये आपका मिलके AB बना रहा है, और जो NB प्लस सॉरी मैंने क्या कर दिया NB कर दिया क्या, यहाँ ND भी ठीक है ना, ये ND है, NB नहीं है यहाँ पर क्या है ND है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है ये ND, B नहीं है ND है। तो मेरे पास देखो अभी यहाँ पर क्या आ गया है, मैंने लिख दिया है ND और CN से बनेगा आपका कौन सा CD, और इसमें ये क्या करता आपको सिद्ध करना था। ये थी आपकी कौन सी थ्योरम 12.7। इसी में देखो बाद में आपने मेरे से एक 12.5 थ्योरम है देखो वो भी आपने पूछी है, तो एक बार आप जो 12.5 थ्योरम है उसको भी आप एक बार फिर से देख लीजिए। तो देखो 12.5 थ्योरम है, इसमें आपको बस कुछ नहीं करना हो, तो इसमें देखो डायरेक्ट याद रखना आपको कि 3 दिए गए असरेखी बिंदुओं से होकर केवल क्या जाएगा आपका एक ही वृत्त जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको 3 असरेखी बिंदु दे रखे हैं, देखो इस नॉर्मल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। अगर मान लो आपके पास देखो 3 संरेखी बिंदु होते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला। संरेखी का मतलब तीनों एक ही रेखा पर है, एक सीध में है। देखो इनसे होकर के आपका कोई भी वृत्त नहीं गुजरेगा, कितना प्रयास कर लो से आप, इनसे गुजर रहा है ये, इससे गुजर रहा है, यानी तीनों बिंदुओं से एक साथ होकर के आप कोई भी सर्किल लगवा उसकी कंस्ट्रक्शन आप नहीं कर सकते। कब, जब आपसे 3 कोलिनियर पॉइंट से पासिंग होने वाला सर्किल पूछे तो आपको क्या लिखना है 0 लिखना है। और जब आपसे पूछे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट हो आपके पास, ये पॉइंट हो, इनसे होकर जो आपका सर्किल गुजरेगा ना वो बिल्कुल क्या होता है एक 1 सर्किल होता है, मात्र एक ही सर्किल होता है जो आपका इन तीनों पॉइंटों से पासिंग होता है। ठीक है ना। अब देखो ये एक ही सर्किल क्यों होता है, इसके बारे में आप देखो नॉर्मल सी बात रख लो। जब आप यानी सर्क्यूम सर्किल बनाते हो तो आपको क्या करना है, सर्क्यूम सर्किल बनाने के लिए आपको इनकी जो साइडें होती है इनको आपको 2 को बाइसेक्ट करना होता है। तो पहले आप इसको देखो बाइसेक्ट करेंगे आप इस तरह से, फिर देखो आपने इधर से इनको बाइसेक्ट कर लिया, इसी तरह आपने क्या कर दिया इनको बाइसेक्ट कर लिया। इनको देखो बाइसेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर केवल ओनली एक ही पॉइंट प्राप्त होता है, सेंटर आपको एक ही प्राप्त हो रहा है। जब सेंटर एक ही प्राप्त होगा तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आप जो सर्किल है वो भी आप एक ही बना सकते हो। जब एक ही सेंटर हमारे पास है तो सर्किल भी कितने बनेंगे आपके, ओनली मात्र एक ही सर्किल आप इसमें बना सकते हो। ये प्रमेय इतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपको डाटा यही ध्यान में रखना है। अब देखो हम जो कुछ क्वेश्चन है जो बच्चों ने पूछे देखो उनकी हम बातें कर लेते हैं।
तो देखिए आज हम 12.2 है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो देखो उन्हीं क्वेश्चन की अगर आप बात करते हो तो उनमें आपको देखो क्वेश्चन मिलेंगे कौन से। देखो सबसे पहले हम देखो कुछ एग्जाम्पल है उनकी देखो हम बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पलों में आपने पूछा है मेरे से एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 और 7, ये 4 एग्जाम्पल पूछे आपने मेरे से। तो पहले तो आप उन एग्जाम्पलों को देख लीजिए 4, 5, 6 और 7। तो देखो सबसे पहले आपका इसमें आता है एग्जाम्पल नंबर कौन सा 4। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको ये पूछा गया है यदि दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। मान लो आपके पास क्या है कोई भी दो सर्किल है। एग्जाम्पल नंबर अब आप 4 की बात करते हैं तो इसमें पूछा आपसे कि अगर मान लो दो सर्किल आपस में क्या करें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। अब यहाँ पर सर्किल के माप वगैरह पता नहीं दोनों कितने बड़े हैं छोटे हैं वो पता नहीं आपको, ठीक है ना। यदि दो वृत्त एक दूसरे को सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करे तो सिद्ध कीजिए उनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा उनकी उभयनिष्ठ ज्वा क्या होती है लंब समद्विभाजक होती है। अब देखो इनके सेंटर होते हैं ना, इनके सेंटरों को आप ऐसे मिलाओगे। मान लो इसका ओ सेंटर है, इसका मान लो क्या है ओ डैश सेंटर है। ये मान लो इनकी क्या है कॉमन चौरड है दोनों की। ये ए बी क्या है दोनों की कॉमन है चौरड है। अब आपको यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो ओ डैश है वो कॉमन चौरड को क्या करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। ये आपको इसमें प्रूव करना है। यानी आपको जैसे मान लो ये आपने यहाँ पर कोई पॉइंट मान लिया, आपने एम पॉइंट मान लीजिए, ये एम पॉइंट है। तो आपको इसमें प्रूव करना है कि एम बराबर एम बी आएगा, साथ में जो ए बी है वो क्या आएगा ओ डैश पर परपेंडिकुलर आएगा। चलो इसको पी मान लो, ठीक है ना, पी। तो देखिए दिया गया में आपको क्या लिखना है वो तो आप खुद लिख दोगे। क्या क्या लिखना आपको, यानी दो वृत्त हैं जिनका केंद्र ओ और पी है तथा ए बी उनकी क्या है उभयनिष्ठ ज्वा है, दोनों आपस में ए और बी पर काटते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैंने इसमें सिद्ध क्या करना आपको, सिद्ध इसमें करना है कि ए एम का मान है वो आएगा एम बी के बराबर और साथ में ए बी और ओ पी दोनों क्या आएंगे आपस में परपेंडिकुलर आएगी। तो देखिए इसमें आपको कुछ रचना करनी पड़ेगी और देखो रचना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस ओ को आप ए से ज्वाइन करोगे साथ में और ओ को आप बी से भी ज्वाइन करोगे, ए को आप पी से ज्वाइन करोगे और बी को आप पी से ज्वाइन करोगे। ये पहले आपको इसमें क्या करनी है कंस्ट्रक्शन करनी है। तो लिखना आपको यानी ए व बी को ओ से तथा पी से मिलाया, ज्वाइन ए एंड बी टू ओ एंड ज्वाइन ए एंड बी टू बी। अब देखो जो इसकी उत्पत्ति है उसकी हम बातें कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर आपको देखो ए एम बराबर एम बी को दिखाना, नॉर्मल सी बात है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो इतना ये ट्रेंगल काम लेना पड़ेगा पहले एक बार, ये ट्रेंगल। और हमारा अगर ये ट्रेंगल इस ट्रेंगल क्या जाता है कॉन्ग्रेट आ जाता है इसके इतने के। ये ट्रेंगल हमारा अगर मान लो इसके कॉन्ग्रेट आ जाता है तो आप आराम से क्या लिख दोगे कि जो आपका ए एम है वो बिल्कुल क्या देगा एम बी के बराबर। लेकिन देखो यहाँ पर एक समस्या है, इन दोनों को आप पहले कॉन्ग्रेट नहीं दिखा सकते, पहले इनको सर्वांग नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपके पास कारण दो ही है। पहला कारण ए ओ बराबर बी ओ, ए बी बराबर उभयनिष्ठ, तीसरा कोई कारण नहीं है ना। अब तीसरा कारण प्राप्त करने हम क्या करेंगे, पहले हम ये पूरा त्रिभुज काम लेंगे एक बार। कौन सा, ऊपर तो लेंगे पूरा कंप्लीटली ये एक बार, और नीचे वाला भी ये पूरा क्या लेंगे कंप्लीटली काम में लेंगे। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे इन दोनों ट्रेंगल्स को आपस में क्या करेंगे कॉन्ग्रेट दिखाएंगे ताकि हमें इनके लिए क्या मिल सके कोई थर्ड रीजन मिल सके। तो मैंने यहाँ लिख दिया है यानी त्रिभुज ओ ए पी। देखो अगर आपको ये ढंग से नहीं दिखा तो इसमें डायग्राम को थोड़ा सा दोबारा बनाता हूँ ताकि आपको ये पूरा ढंग से नजर आ जाए। जैसे मान लो एक सर्किल आपके पास ये है, दूसरा आपका सर्किल क्या है ये है, ये मान लो आपने इसे सेंटर लिए है ओ मान लो, या पी मान लो, ये इनकी क्या है कॉमन चौरड है। ये आपने इसको मिलाया इससे, ये आपने इसको इससे मिलाया है और ये आपने इसको इससे मिलाया है और ये आपने इसको इससे मिलाया है। यहाँ पर मान लो एम आ रहा है या ए आ रहा है या बी आ रहा है। अब आपको बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रहा है ये। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने इसमें ऐसा किया कि जो ये ट्रेंगल आपका है इतने वाला, इस ट्रेंगल को आप इस नीचे वाले क्या दिखाएंगे कॉन्ग्रेट दिखाएंगे, इनके यानी सर्वांग दिखाओगे आप इस पूरे के। ऊपर वाले ट्रेंगल को आपको इस नीचे वाले ट्रेंगल के बिल्कुल क्या दिखाना है कॉन्ग्रेट दिखाना है। पहला काम तो हमें इसमें यही करना है, ठीक है ना। तो देखो मैंने लिखा त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज बी ओ पी में। इसमें पहला कारण आपने लिख दिया कि जो ए ओ बराबर है ना मेरे पास बी ओ आ रही है
यह है ए की वर्त की त्रिज्याएं है, ए की वर्त की त्रिज्याएं, यानी आपने बात की है रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ठीक है ना। दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है, ए पी बराबर मेरे पास बी पी आ रहा है, ये भी क्या है ए की वर्त की त्रिज्याएं, यानी रेडियस ऑफ सेम सर्किल, ठीक है ना। तीसरा कारण मेरे पास क्या है इसमें, देखो ओपी दोनों में आ रहा है उभयनिष्ठ, ओपी इक्वल ओपी क्या आ रहा है मेरे पास उभयनिष्ठ यानी कॉमन आ रही है। तो अभी आपने क्या लिख दिया है, ये 3 रीजन लिख दिए हैं, इन तीनों रीजन से आपके पास क्या आ गया है, अब आपके पास ये आ गया है कि जो ट्रिंगल आपका ये ओ ए पी है वो बिल्कुल किसके कॉन्ग्रेट आ रहा है, ट्रिंगल ओ बी पी के कॉन्ग्रेट आ रहा है, ओ बी पी के ट्रिपल एस एस नियम से। देखो जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेट है, कॉन्ग्रेट होने का मतलब ये हुआ कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या है, बराबर है। अब मैंने क्या कर लिया, ये मान लो मेरे पास एंगल नंबर 1 है, ये 2 है, तो इसका मतलब मेरे पास एंगल 1 है वो 2 के बराबर आ गया। ये बात आपने सिंपलिसिटी से लिख दी है, और ये मैंने एक बार क्या मान लिया, एक बार समीकरण नंबर जो 1 है वो मैंने इसको भी प्राप्त कर लिया है। अब देखो मैं क्या करूँगा, अब देखो मेरे को इसको तो काम लेना नहीं है, अब मैं जो शुरुआत में जो ट्रायंगल में काम लेने सोच रहा था ना, अब देखो मैं उन्हीं को काम मिलूंगा। अब देखो शुरुआत में कौन कौन सी देखो ट्रायंगल आप लेने चाह रहे थे, उस टाइम देखो आप बात कर रहे थे किसकी, यानी ये मेरे पास मान लो क्या सर्किल है यहाँ पर एक, देखो इसको भी आप यहाँ थोड़ा सा मिटा दो वापस फिर से। अब आपका ध्यान वापस कहाँ जाना चाहिए, आपका ध्यान एक तो इस ट्रायंगल यानी ए ओ एम ए में, एक आपका ओ एम बी में। अब आपका वापस ध्यान ओ एम ए और ओ एम बी में आ जाना चाहिए, यानी आप बात कर रहे हैं एक तो आप इस ट्रायंगल की बात करें ऊपर वाले की, और एक आप किसकी बात कर रहे हैं, एक आप इस नीचे वाले ट्रायंगल की बातें कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रेट दिखाना है। तो देखिए इनको कॉन्ग्रेट दिखाने के लिए आपके पास वही 3 रीजन लिखना है आपको, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर त्रिभुज ओ एम ए तथा ओ एम बी में जब इनको आप सर्वांग सम दिखाओगे तो पहला कारण तो लिखना पड़ेगा आपको कि जो ओ ए है ना वो तो बी के बराबर आ रहा है, ये आपको क्या दे रखा है, ए की वर्त की त्रिज्याएं है, यानी रेडियस ऑफ सेम सर्किल। दूसरा मेरे पास क्या है, जो ए बी है ना, नहीं सॉरी ओ एम दोनों में क्या रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, ओ एम बराबर ओ एम दोनों में क्या रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। और देखो तीसरा कारण मेरे पास क्या है, एंगल नंबर जो 1 है वो 2 के बराबर आ रहा है, एंगल 1 आ रहा है एंगल 2 के बराबर, ये आपने समीकरण 1 से लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर देखो दिखाया था पहले आपने इसको, तो यहाँ से आपने ये लिख दिया है। इसका मतलब जो त्रिभुज आपके पास ये ओ ए एम है वो किसके सर्वांग सम आ गया है, ओ बी एम के सर्वांग सम आ गया है। किस नियम से आ गया है, तो साइड एंगल साइड के द्वारा, एस ए एस नियम से। जब दोनों आपस में सर्वांग सम है, इसका मतलब मेरे पास ए एम का मान किसके बराबर आ गया है, एम बी के बराबर। ये बात आपने सीपी लिख दी, एक पार्ट तो प्रूव हो गया आपका भी कि जो ए एम है वो तो एम बी के बराबर आ गया है, लेकिन साथ में इनको आपको परपेंडिकुलर भी दिखाना है ना। अब यहाँ परपेंडिकुलर दिखाने का मतलब एक बार ऐसा करो, आप इसको एंगल नंबर 3 मान लो, इसको एंगल 4 मान लो, और साथ में लिखो आप एंगल 3 भी आ गया 4 के बराबर। ये बात भी आपने सीपी से लिख दी है। फिर देखो आपको पता है कि जो एंगल 3 और 4 है इन दोनों का योग आएगा 180। ये आपने लीनियर पेयर के द्वारा बात लिख दी है, यानी रेखिक युग्म के द्वारा। अब देखो 3 और 4 दोनों को आप 3 3 लिख दोगे, उधर आ रहा है 180, दो एंगल 3 बराबर आ रहा है 180, और एंगल 3 बराबर आ गया मेरे पास 90। इसका मतलब एंगल 3 और 4 दोनों कितने हो गए आपके, 90 के हो गए हैं। 90 का होने का मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है वो मेरे पास क्या रहा है, ओपी पर है, सॉरी ओपी पर आ रहा है परपेंडिकुलर। तो इस क्वेश्चन में आपको यही प्रूव करना था कि ए एम बराबर आएगा एम बी के, और साथ में ए बी और ओपी दोनों आपस में क्या आएंगे, परपेंडिकुलर आएंगे। तो इस एग्जाम्पल में आपको यही प्रूव करना था, ठीक है ना। इसी तरह आपको देखो आपने मेरे से इसमें एग्जाम्पल नंबर जो 5 है उसको भी आपने पूछा है, तो देखो फिर बाद में 5 नंबर एग्जाम्पल को आपको कैसे करना है। तो देखिए एग्जाम्पल में देखो हम 5 की बात अभी कर लेते हैं। तो 5 नंबर में आपको ध्यान देना है कि 5 नंबर एग्जाम्पल है उसमें आपको क्या करना है। जो देखो 5 नंबर एग्जाम्पल है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि एक 10 सेमी त्रिज्या का आपके पास क्या कोई सर्किल है, उसकी देखो आपको 2 इक्वल चौड़ दी गई है, ठीक है ना। तो आप लिखोगे एग्जाम्पल देखो हम 5 की बात करते हैं,
इसमें आपके पास ये आ रहा है कि आपके पास कोई सर्किल है और इसकी देखो ये दो आपको चौड़ दी गई है। एक मान लो मेरे पास ये ए बी है, यानी इसकी देखो दो चौड़ है ए बी और इसके दोनों 12 सेमी के है। ऐसा मान लो आप इसको ए मान लो, बी मान लो, एक मेरे पास ए सी आ रही है, ए सी, ये दोनों 12-12 सेंटीमीटर के है, ठीक है ना। और ये मान लो इसका यहाँ पर क्या है, सेंटर ओ है, ये दोनों 12 सेंटीमीटर की है। इसकी रेडियस क्या आ रही है, 10 सेंटीमीटर की आ रही है रेडियस। तो अब देखो अगर मैं इसको मिलाता हूँ इससे, पहले इसको देखो आप इससे मिलाती है, ये इसकी क्या है, रेडियस है। और जब आप इसको इससे मिलाएंगे तो आपको इसमें करना क्या है, अब इसमें आपको ऐसा करना है कि जो BC है उस BC की आपको लेंथ है वो यहाँ पर याद करनी है। तो देखिए ये मेरे पास पूरा 10 सेमी का है यो, ये कंप्लीटली क्या है, 10 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है ना। और ये देखो 12 सेमी आ रही है इधर भी, और ये भी क्या है, 12 सेंटीमीटर है। तो अब देखो जब आप इसको इससे मिलाएंगे तो ध्यान रखना, जब आप इसको सेंटर से मिलाते हो तो ये बिल्कुल इस पर क्या आएगी, परपेंडिकुलर होते हुए आएगी, ठीक है ना। जब आपके पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल होता है, ये बात आप डायरेक्ट दिमाग में रख लो, इसमें आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास कोई सर्किल होता है और उसमें कोई आइसोस्केल ट्रायंगल होता है, तो जिसमें आपका जो दोनों साइड जो इक्वल होती है उनके जो बीच का जो आपका वेटेक्स होता है, उस वेटेक्स को अगर आप सेंटर से मिलाते हो तो वो लाइन आपकी आएगी रेडियस, वो उस पर क्या आएगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आपको इसमें करना क्या है, पहले आप क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे एक बार, इस बी पॉइंट को आपको क्या करना है, इस ओ से मिला देना है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको BC प्राप्त करना है ना। तो देखो BC प्राप्त करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इतने का यानी यहाँ पर आप पॉइंट है, मान लो इसको ये एम पॉइंट, आपको इस BM का मान निकालेंगे, साथ में BM आएगा MC के बराबर, दोनों बराबर जाएंगे तो आप ये मान अपना निकाल सकते हो। तो देखो ये भी कितना है, 10 सेमी आपका, ये भी तो रेडियस होगी ना, ये भी 10 सेमी है। और इसको देखो मैंने एक बार क्या मान लिया, इतने मान को, ये तो यहाँ पर तो है भाई, खैर इसको मैंने एक बार मान लिया, अक्स मान लिया मैंने, किसको, इसको। और जो आपका ये MA है ना, इस MA का मान क्या आ गया, 10 माइनस अक्स आ गया। इस MA का मान क्या हो गया है, 10 माइनस अक्स सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने OM को क्या माना, मैंने अक्स माना है। तो MA का मान क्या हो गया, 10 माइनस अक्स, क्योंकि जो A है वो आपकी पूरी क्या है, 10 सेमी है, ठीक है ना। अब देखो आपको दोनों जो राइट एंगल ट्रायंगल है उनको बारी बारी से काम में लेना है। तो इसमें आपको हल करना है इसका सीधा डायरेक्ट। तो सबसे पहले आपको इसमें देखना पड़ेगा, चूंकि जो आपका AO है वो परपेंडिकुलर है BC पर है, इसका मतलब BM किसके बराबर आएगा, MC के बराबर आएगा, ठीक है ना। और अब आपको क्या करना है, इसको एक बार आप y मान लो इसको, तो ये दोनों आप क्या हो गए, y हो गए, BM बराबर MC बराबर क्या हो गया मेरे पास y, और यहाँ वाला ये भी क्या है, y है। अब आपको करना क्या है, दोनों त्रिभुज आपको बारी बारी से काम लेनी है। सबसे पहले लिखा मैंने त्रिभुज BMO में, इसमें लगानी है आपको पाइथागोरस प्रमेय, यानी आपको पाइथागोरस थ्योरम काम में लेनी है, जिससे मेरे पास आएगा BO स्क्वायर आएगा किसके बराबर, BM स्क्वायर प्लस MO स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। तो यहाँ तो आ रहा है मेरे पास 10 का स्क्वायर आ रहा है ये तो, और ये मेरे पास आ रहा है y का स्क्वायर, और ये आ रहा है x का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया 100 बराबर y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको एक बार आप क्या मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। अब देखो दूसरा, अगर हम बात करें किसकी, BMA की बात करें, तो आप लिखोगे त्रिभुज BMA में, इसमें भी आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, पाइथागोरस प्रमेय से। जब आप इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो देखो आपके पास मान क्या देगा, यहाँ पर जो हाइपोटेनस का मान है मेरे पास होता रहा है 12 का स्क्वायर, फिर आएगा 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और प्लस में आएगा y का स्क्वायर। और एक बार आप चाहो तो यहाँ इसका नाम लिख सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास आ रहा है AB स्क्वायर बराबर आ रहा है किसके, AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर के, इनके सम के बिल्कुल क्या आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, यानी AB स्क्वायर है मेरे पास AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर के, वहाँ पर आपने का मान वो रख दिया है। अब ये तो गया मेरे पास 144, ये 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 20x और प्लस में आ रहा है y स्क्वायर। अब देखो ये 144 बराबर आ रहा है मेरे पास कितना, 100 माइनस में 20x और प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर दो वेरिएबल आपके पास, ये 20x है, ठीक है ना, यहाँ पर 20x सही है। देखो आपके पास x और y देखो दो वेरिएबल है। अब दो वेरिएबलों को आप इनको एक साथ तो सोल्व कर नहीं सकते,
तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले इस इतने मान की जगह मैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ से 100 रख दूंगा मैं, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया 144 बराबर 100 माइनस 20x प्लस में यहाँ पर आपने रख दिया 100, जो आपने कहाँ से रखा है, समीकरण 1 से रखा है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद में आपको इसमें क्या करना है। अब देखो इधर तो आ रहा है 144, इधर मेरे पास आ रहा है 200 माइनस 20x, ये आ रहा है पहले से। अब 20x को तो आप ले इधर, उधर आ गया 200 माइनस 144 और 20x बराबर आ गया मेरे पास कितना, 56 आ गया। x का मान आएगा 56/20 और अगर आपने उसको सरल करोगे काट के, पहले आपने उसको 2 से काटा 28, ये कटा आपने 10, ठीक है ना। और अगर आप इसको वापस काटते हो तो ये 14 और ये 5, यानी 14/5 आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। अब जब आपने 14/5 x का मान प्राप्त कर, लेकिन आपको तो y का मान निकालना था, x का पूछा नहीं था आपसे, तो हम क्या करेंगे, x का मान वापस समीकरण 1 में रख देंगे, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 100 बराबर आएगा मेरे पास कितना, y² प्लस 14/5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मान आएगा मेरे पास 100 बराबर y² प्लस 196/25, ये आ रहा है। अब 196/25 है, इसको हम इधर ले आएंगे तो मेरे पास मान आ जाएगा, यानी 100 माइनस 196/25, उधर मेरे पास आ रहा है y² बटा में 1 माना 25 लघुत्तम, 2500 माइनस 196, उधर आ रहा है y², ये 2304 आ रहा है 25 बराबर y²। अब जब आप इसका वर्गमूल लोगे ना तो 2304 का आपको 25 का लेना है वर्गमूल। तो देखिए आप जानते हैं कि 2304 होता है वो आपका 48 का वर्ग होता है, तो इसका मान आ जाएगा 48, इसका आ जाएगा 5, 48/5 आ गया। ये वही आपका है, लेकिन आपको तो 20 से निकालना है ना, तो 20 का मतलब 2y हो गया मेरे पास, डबल हो गया y का, तो 2 गुणा 48/5 यानी 20 आ गया 96/5। अब 96 में आप 5 का डिवाइड भी कर सकते हैं, तो आपके पास क्या देगा, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो 20 मेरे पास क्या देगा, यानी 96/5, तो 20 आएगा कितना, 5 एकम 5, फिर बचा 4 6 9 बार 45, फिर 1 0 2 बार 19.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये जो BC है उसका मान आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखो आपने मेरे से पूछा है एग्जाम्पल नंबर इसका 6 और 7, देखो आपने दोनों और पूछे हैं, तो आप एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 को भी देख लीजिए। तो देखिए 6 नंबर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं पहले एक बार। तो 6 नंबर में आपसे क्या पूछा गया है वो देखो आपने, देखो जो आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है उसमें आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की 2 जीवाओं में से बड़ी जीवा केंद्र के निकट होती है। अगर आपके पास 2 जीवा है, उनमें से बड़ी जीवा है वो क्या होती है, केंद्र के निकट होती है, ये आपको प्रूव करना है। यानी जैसे मान लो मेरे पास ये है, एक तो मान लो मेरे पास जीवारी है ये भी मान लो ये, एक मान लो ये बड़ी जीवारी मान लो सीढ़ी आ रही है। अब एक जीवा तो छोटी है, एक जीवा क्या है बड़ी। अब बताना है कि बड़ी जीवा है ना वो केंद्र के निकट आएगी, छोटी क्या आएगी, दूर आएगी, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो केंद्र से दूरी निकालते हो तो आप हमेशा क्या निकालते हो, परपेंडिकुलर निकालते हो आप यहाँ से, और यहाँ से क्या निकालोगे आप, ये परपेंडिकुलर, यानी लंबवत दूरी मापोगे आप। तो आपने ये पहले दोनों क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर मान लो मेरे पास क्या है, M पॉइंट है ये, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, N पॉइंट। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, आपको पहले देखो दिया गया की बात कर लेनी है। तो दिया गया तो आप खुद लिख दोगे अपने आप हिसाब से जो भी होता है। और एक बात आपको इसमें बस मैंने ये लिखनी, जो सीढ़ी है ना वो क्या है, AB से ग्रेटर है। अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना वो देख लो। मेनली सिद्ध आपको इसमें यह करना है कि तो सीढ़ी जीवा वो केंद्र से नज़दीक आएगी, यानी जो इसकी दूरी है ना ON वो छोटी आएगी किससे, OM से, यानी जो आपकी ON दूरी है वो OM से बिल्कुल क्या आएगी, छोटी आएगी। ये आपको इसमें भी प्रूव करना है। तो देखो इसमें आप इस तरह से रचना कर लेंगे, और रचना करने के लिए आपको क्या करना है, देखो इनके कोई भी 2 सिरे है ना, इनको आप सेंटर से मिला दो, इसका भी आप एक सिरा है वो सेंटर से मिला दो।
तो ये आपने इनको सेंटर से इस तरह से मिला दिया है। तो देखो जब आप इनको सेंटर से मिलाओगे तो इसमें रचना में आपको लिखना है क्या, बी व सी को ओ से मिलाया, यानी इन दोनों पॉइंटों को आपने क्या कर दिया, सेंटर से मिला दिया है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं किसकी। सबसे पहले आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पर क्या है, देखो लंबोतारी है, यानी आप जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी आप जानते हैं ए परपेंडिकुलर ड्रावन फ्रॉम सेंटर टू चॉर्ड, ए परपेंडिकुलर ड्रावन फ्रॉम सेंटर टू बाइसेक्ट द चॉर्ड, यानी सेंटर से अगर आप कोई परपेंडिकुलर चॉर्ड पर खींचते हो तो चॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो AM है वो तो आ गया MB के बराबर, और जो क्योंकि ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर है ना ये, तो CN भी किसके बराबर आ गया है, ND के बराबर। ये मेरे पास फर्स्ट है, ये मेरे पास क्या है, सेकंड है। AM तो बराबर आ रहा है MB के और CN बराबर आ रहा है ND के। अब देखो दूसरा, अब सबसे पहले देखो मैं क्या करूँगा, इन दोनों ट्रेंगलों से मैं लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले मैंने लिखा त्रिभुज MBO में इसमें आप लगा रहे हो पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हो आप। जब इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपको पता है यहाँ पर ये जो BO स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, MO स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। लेकिन आपको इसको ऐसे लिखना है कि जो MB स्क्वायर है वो किसके बराबर आएगा, BO स्क्वायर माइनस MO स्क्वायर के बराबर। इक्वेशन इसका मान आपको थर्ड है, ठीक है ना। आपको मान अपना MB स्क्वायर के प्रमेय प्राप्त करना है। दूसरा, फिर आप लिखोगे त्रिभुज CNO में, इसमें लगाना आपको पाइथागोरस प्रमेय, जिससे मान आएगा CO स्क्वायर बराबर आएगा CN स्क्वायर प्लस NO स्क्वायर के। और ये मेरे पास इसमें भी आप लिखोगे CN स्क्वायर का मान आएगा CO स्क्वायर माइनस NO स्क्वायर के। इसको आपने समीकरण नंबर 4 मान ली है। अब देखो समीकरण देखो 3 और 4 आपने प्राप्त कर लिया है, लेकिन अब देखो शुरुआत में आपको पता है कि जो CD है वो क्या है, बिल्कुल AB से ग्रेटर आ रहा है। CD का मान AB से क्या है, ग्रेटर है। तो आप जानते हैं कि जब आप दोनों तरफ 2 का भाग देंगे तो भी मान तो बड़ा ही रहेगा ना, यानी जो CD का आधा होगा वो भी क्या होगा, AB से ग्रेटर होगा। और CD का जो आधा है उसको आप CN मान लो, तो CN भी क्या है, MB से ग्रेटर है। और देखो नॉर्मल सी बात है, आपको पता है, जैसे मान लो कि 5 है वो 3 से बड़ा है। 5 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है। तो सीधी सी बात है 5 का स्क्वायर भी 3 के स्क्वायर से बड़े तो होगा ना, तो इसको ऊपर थोड़ी पड़ रहा है। तो जब आपको पता है कि CN का मान MB से क्या आ रहा है, बिल्कुल बड़ा आ रहा है, तो CN का स्क्वायर भी क्या आएगा, MB स्क्वायर से बड़ा आएगा। इसलिए CN स्क्वायर क्या आएगा, ग्रेटर आएगा MB स्क्वायर से। अब देखो CN स्क्वायर का मान आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, यानी CO स्क्वायर माइनस NO स्क्वायर, ये किससे ग्रेटर आएगा, यानी आपने इस CN स्क्वायर का मान यहाँ से लिख दिया, कितना, ये लिख दिया है। और इस MB स्क्वायर का मान आपने कहाँ से क्या लिख दिया है, ये लिख दिया है, यानी BO स्क्वायर माइनस MO स्क्वायर, जो आपने समीकरण 3 व 4 से लिखा है। अब देखिए आपको पता है कि BO और CO दोनों एक चीज़ है, क्योंकि BO भी त्रिज्या है और CO भी क्या है, त्रिज्या है। तो इस CO को आप BO लिख सकते हो, माइनस NO स्क्वायर ग्रेटर आ रहा है BO स्क्वायर माइनस MO स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि BO किसके बराबर है, CO के बराबर है। दोनों कट रहे हैं भैया। अब देखो मेरे पास आ रहा है माइनस का NO स्क्वायर और माइनस का MO स्क्वायर। देखो यहाँ पर ये क्या है, एक इनइक्वलिटीज है। इनइक्वलिटीज का मतलब जब इक्वल का साइन नहीं होता वो कहलाते हैं आपकी इनइक्वलिटीज। और इनइक्वलिटीज में कभी आप माइनस से माइनस तक काट नहीं सकते। इस माइनस को काटने के लिए आपको दोनों तरफ -1 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल करना पड़ेगा। और जैसे आप -1 से मल्टीपल करोगे तो एसमी का जो सिंबल वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप NO स्क्वायर करोगे इसको तो ये उल्टा हो गया ना MO स्क्वायर के, यानी आपने दोनों साइडों में -1 से गुणा कराया। और माइनस से गुणा करते आप जानते हैं एसमी का चिन्ह हमेशा विपरीत हो जाता है। और अभी आपने देखो पढ़ा था कि जैसे 5 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर से बड़ा है, तो इससे आप ऐसे दो कि 5 क्या 4 से बड़ा है। भाई जब ये इससे बड़ा है
तो ये इसका स्क्वायर भी बड़ा है, जब स्क्वायर बड़ा है तो ये भी क्या है, बड़ा है। तो इससे आप क्या लिख दोगे, जब एमओ का स्क्वायर एनओ के स्क्वायर से बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, एनओ से कौन बड़ा होगा, एमओ भी क्या होगा, बड़ा होगा। और ये इसमें क्या करना आपको, देखो प्रूव करना था, ये आपका आ गया है आंसर, हेंस प्रूव, ठीक है ना। इसी तरह आप इसमें एक एग्जांपल और देखो, जैसे आपका एग्जांपल में इसमें 6 का है, 7 का है, वो देखिए 6 का तो मैंने करवा दिया आपको। अब आप 7 का एग्जांपल है वो इस एक्सरसाइज का एक बार आप फिर से और देख लो। तो उसमें देखो हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए अगर हम 7 नंबर एग्जाम्पल की बात करें तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो इसका डायग्राम आपको एक पहले से बना के दिया गया है, यानी आपके पास ऐसे क्या कोई सर्किल आ रहा है जिसके मान लो ये 2 तोड़ आ रही है, इनको आगे बढ़ा रहे हो आप, ये बाहर जाकर के पॉइंट पर काट रहे दोनों आपस में। तो इसमें क्या लिखा है, एक वृत्त में जीवा ए बी बराबर सी डी है, यानी जो जीवा आपकी ए बी है और ये मान लो क्या है सी डी, 2 जीवा है, दोनों आपस में क्या रही है, बराबर है। यानी जीवा ए बी बराबर क्या है, सी डी है, और साथ में डी क्यू बराबर बी क्यू आपको इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। ये क्यू पॉइंट है आपको, अब आपको डी क्यू बराबर बी क्यू क्या दिखाना है, बराबर सीधे करना है। तो देखो इसमें पहले हम यहाँ पर दिया गया की बात कर लेते हैं, साथ में आपका मान लो यहाँ पे क्या रहा, कोई सेंटर मान लो आ रहा है, वो आ रहा है। तो दिया गया तो मुख्य बात यही है कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, और भी बातें सारी है वो आप खुद लिख देना। सिद्ध इसमें क्या करना आपको, सिद्ध ये करना है कि डी क्यू किसके बराबर आएगा, बी क्यू के बराबर आएगा। तो देखो आप यहाँ पर थोड़ी सी इसमें रचना कर लो पहले एक बार, और रचना करने के लिए क्या करना आपको, यहाँ से इसके ऊपर एक आपको परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, और यहाँ से भी आपको क्या करना है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन आपको खींचनी है, और साथ में आप इस ओ को क्या करेंगे, क्यू से मिला देंगे। तो आपको कंस्ट्रक्शन में क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यानी एक तो आप लिखोगे इसको आप चलो एम पॉइंट मान लो, इसको आप एन पॉइंट मान लो। तो आपने लिख दिया ओ एम लंब ए बी तथा ओ एन लंब सी डी खींचा। इसके अलावा आपको और क्या करना है, इस ओ को क्यू से मिलाना है, ओ को क्यू से मिलाया। अब देखिए जो इसकी उपपत्ति है, देखो उसकी बात करते हैं यहाँ पर पहले। तो देखिए आपने अभी यहाँ पर 1-2 परें पढ़ी है, सबसे पहले तो आप ये लिख दो कि आपको ए बी और देखो सी डी दोनों का मान आपको बराबर दिया गया है। ए बी बराबर मेरे पास क्या आ रहा है, सी डी आ रहा है, ये आपको दिया है। इसको पहले आपने मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट आपने प्राप्त कर ली है। एक बात तो ये होगी मेरे पास। अब देखो दूसरी बात, देखो अगर हम दूसरी यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसमें आपको पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो क्या करता है, समद्विभाजित करता है। एक तो ये बात, दूसरी समान जीवाएं केंद्र से क्या होती है, समदूर होती है, यानी आप इसमें 2 पर में लगाओगे। एक तो ये बात, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इस फॉर्म के हिसाब से क्या जाएगा मेरे पास, जो ए एम है वो एम बी के बिल्कुल क्या आ गया है, बराबर आ गया है, और सी एन है वो एन डी के बिल्कुल क्या आ गया है, बराबर आ गया है। ये मेरे पास 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, जैसे मान लो ये 10 सेमी होती है, ये भी 10 सेमी होती, अब ये भी 5 का, ये भी 5 का, फिर ये भी 5 का, ये 5 का, चारों टुकड़े बराबर हो गए ना उसमें, क्यों दोनों खुद बराबर है। तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, समीकरण 1, 2 व 3 से आप रिजल्ट निकालोगे पहले, यानी समीकरण 1, 2 व 3 से आपने क्या लिख दिया है, ए एम बराबर एम बी बराबर सी एन बराबर एन डी, जो मेरे पास क्या रही है, समीकरण नंबर 4 आ रही है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो नेक्स्ट दूसरा, अब आपको पता है कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, यानी समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, यानी जो इक्वल चॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, यानी जो समान जीवाएं होती है वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो एमओ है वो किसके बराबर है, एनओ के, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इन दोनों ट्रेंगल को दिखाऊंगा कॉन्ग्रेट। किस किस को, एक तो देखो आपको ये ट्रेंगल दिख रहा है ना, ये ट्रेंगल, मैं एक तो इस ट्रेंगल को काम ले रहा हूँ मैं, एक मैं इस ट्रेंगल को काम में ले रहा हूँ, और इन दोनों को मैं क्या दिखा रहा हूँ, आपस में कॉन्ग्रेट दिखा रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पर टारगेट है इन दोनों ट्रेंगल को पहले कॉन्ग्रेट दिखाना। तो मैंने लिख दिया
त्रिभुज OMQ तथा त्रिभुज ONQ में। इनमें देखो आपने फर्स्ट रीजन क्या लिखना है कि जो OQ दोनों कॉमन आ रहा है, यानी OQ दोनों बिल्कुल क्या आ रहा है, कॉमन, यानी उभयनिष्ठ आ रहा है। और दूसरा जो कारण रहेगा आपका, ये मेरे पास देखो जो OMQ है वो बराबर आएगा ONQ के। ये देखो मेरे पास आ रहा है प्रत्येक 90 डिग्री का आ रहा है, प्रत्येक 90 डिग्री का। और देखो तीसरा जो कारण मेरे पास यहाँ पर है वो क्या आएगा, देखो ये आपने भी समीकरण नंबर 5 में दिखाया था कि MO का मान आपका आएगा NO के बराबर, जो आपने समीकरण 5 से ही लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ जो त्रिभुज आपका OMQ है वो बिल्कुल कॉन्ग्रेट है किसके, ONQ के। किस रूल से हो गया है, ये यहाँ पर आपका बाई RHS रूल से हो गया है, यानी RHS नियम से। जब दोनों आपस में कॉन्ग्रेट हैं तो आप जानते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। इसका मतलब मेरे पास MQ का मान भी किसके बराबर आएगा, NQ के बराबर। ये आपने कहाँ से लिख दिया है, CP/CT से लिख दिया है। लेकिन प्रश्न में आपको NQ बराबर NQ प्रूव नहीं करना है, आपको MQ बराबर NQ प्रूव नहीं करके आपको तो BQ बराबर DQ प्रूव करना है ना। तो आप इस MQ के अब दो टुकड़े कर लो, MB प्लस BQ कर लो आप इसको, दो इसको आप कर लो ND प्लस DQ। अब देखिए आपको यहाँ पर पता है कि MB और ND देखो दोनों बराबर है। यहाँ देखिए आप MB और ND देखो दोनों क्या बिल्कुल बराबर है ना। तो इसको मैं ND यहाँ पर कर सकता हूँ, ये BQ आ रहा है सेम, ये ND प्लस DQ जो आपने समीकरण 4 से लिखा है। अब देखो ND दोनों कट रहा है आपका, और BQ का मान किसके बराबर आ गए हैं, DQ के बराबर। और इसमें आपको यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमने क्या सीखा है, अभी जो एग्जाम्पल था उसके बारे में बात की। अब देखो प्रश्नावली के कुछ क्वेश्चन है एक दो, वो आप वो देख लो। बाकी अब सारे क्वेश्चन अगर नहीं भी हो पाएंगे ना तो बाकी आप इसमें खुद ही कर लेना, मैं आपको शॉर्ट में इनको समझा दूंगा। और बाकी जो हो सकते हैं उनको हम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा अगर लंबा वीडियो बन जाता है फिर बाद में वो काफ़ी इसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। तो हम इसको देखते हैं कि 1 घंटे में कितने कवर होते हैं, उसके हिसाब से इनको अभी कवर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने मेरे से पूछा है कि जो आपका सवाल नंबर है यहाँ पर 6 नंबर आपने प्रश्न मेरे से प्रश्नावली 12.2 में पूछा है। तो देखिए प्रश्नावली जो आपकी 12.2 है उसमें आप सवाल नंबर 6 देखिए। सबसे पहले देखो 6 नंबर प्रश्न में आपके पास क्या रहा है। देखो 6 नंबर प्रश्न में कुछ एक ऐसा आपको डायग्राम बना के दिया गया है जिसमें देखो ऐसे 2 सर्किल आ रहे हैं हमारे पास, और यहाँ से एक लाइन आ रही है इस तरह से खींची हुई, और बाद में एक लाइन जो आपकी है वो इनके देखो सेंटरों को मिला रहे हैं इस तरह से। आप इनका सेंटर है और ओडेस इनके 2 सेंटर है। ओडेस से आप इसको मान लो, ठीक है, एक ही बात है। और लाइन का जो नाम है वो आपका लिखा हुआ है क्या, AB नाम लिखा हुआ है। ये लाइन आपकी AB, और यहाँ इसको क्या करें, E पर काट रही है, ठीक है ना। तो अब इसमें मैन दिया क्या गया आपको कि AB है वो समांतर है किसके, O डैश के। बस मुख्य बात मैं यहाँ पर केवल मुख्य बात लिख रहा हूँ, बाकी आपको एग्जाम में सारी बातें लिखनी है। कौन कौन सी, O तथा O डैश के अंदर वाले 2 वृत्त हैं जिनमें आपकी O डैश क्या है वो AB के समांतर है। तो मैं यहाँ पर बस केवल एक बात लिखूँगा, मुख्य बात है कि जो O डैश है वो समांतर है किसके, AB के। अब देखो इसमें आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको इसमें ये करना है कि जो AB है वो डबल आएगा किसका, O डैश का। आपको प्रूव करना है AB बराबर आएगा डबल किसका, O डैश, ओके, डबल आपको प्रूव करना है। तो देखिए पहले आप इसमें रचना यानी इसमें आप कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, और कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको तो इस पर एक परपेंडिकुलर खींचना है, और एक आपको यहाँ से भी इस पर क्या खींचना है, परपेंडिकुलर आपको इस पर ट्रैवल करना है। यहाँ पर आप इसको मान लो M पॉइंट, यहाँ पर मान लो आप इसको N पॉइंट। तो ये आपने M और N 2 पॉइंट मान लिए हैं जिनसे आपने ये परपेंडिकुलर खींचे हैं। तो रचना में लिखना आपको O डैश M परपेंडिकुलर BE तथा ON परपेंडिकुलर EA खींचा। अब देखिए तो इसकी उपपत्ति उसको आप देखिए,
देखो अगर हम इसकी उपपत्ति की बात करते हैं तो आपने एक बात पढ़ी है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है ना, वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आप लिखोगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास, जो बी एम है वो एम ई के बराबर आ गया है, और जो ई एन है वो किसके बराबर आ गया, एन ए के बराबर। ये आपने एक बार समीकरण 1 और 2 आपने प्राप्त कर ली है। दूसरी बात अब देखो, अब आपको देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको पता है कि जो बी ए है वो समांतर है किसके, ओ डैश ओ के। तो देखो आपने छोटी क्लास में एक नियम पढ़ा है, अगर मान लो ये दो लाइनें आपस में समांतर होती है, ये पैरेलल होती है, इनको अगर मान लो एक लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो जो सेम साइड में एंगल बनते हैं उनका सन कितना होता है, 180 होता है। इधर जो बढ़ रहे हैं इनको भी ऐड करोगे तो भी कितना आएगा, 180। तो इस थ्योरम के हिसाब से जब आप देखोगे तो देखो ये दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल आपकी, ये इसको काट रही है ना, तो इसका और इन दोनों का ऐड कितना आएगा, 180 आएगा। तो आप क्या लिखोगे, इसलिए एंगल जो आपका ओ डैश ए, या इसको आप एम मान लो, एंगल एम प्लस एंगल ओ डैश, दोनों का सम क्या आएगा, 180। ये आपने क्या लिख दिया, एक ही ओर के अंतः युगम, यानी सेम साइड इंटीरियर एंगल, एक ओर के अंतः युगम। देखो जब आपने ये इस तरह से लिख दिया है, अब देखो आपको पता है कि m तो पहले से आपको 90 दिया गया है यहाँ पर, तो मैंने m की जगह क्या लिख दिया, 90 लिख दिया है, प्लस ओ डैश पता नहीं है उधर मेरे पास क्या आ रहा है, 180 आ रहा है। जब इसका आप सरल करोगे तो यहाँ पर जो ओ डैश है उसका मान आएगा मेरे पास 180 माइनस 90 डिग्री। अब एंगल ओ डैश है वो आ गया कितना, 90 का आ गया। तो ये तो आपने ओ डैश प्राप्त कर लिया। अब देखो ये 90 का है पहले से आपको, ये 90 का है, ये 90 का आपने प्राप्त कर लिया। अब ये भी कितना बचेगा, 90 का बचेगा। तो ले तो आप इसी प्रकार जो आपका एंगल ओ है वो कितने का आ गया है, 90 का आ गया। यानी ये चारों एंगल के आगे आपके बिल्कुल 90 के आगे। अब ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है और उस क्वाड्रिलेटरल में अगर आपके चारों एंगल 90 के हैं तो वो केवल आपके दो में होते हैं, या तो स्क्वायर होता है वो, या क्या होता है, रेक्टेंगल। अगर आपका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है तो या तो वो पक्का ही क्या है, स्क्वायर है, और या फिर क्या है, वो एक रेक्टेंगल है। यानी या तो वो क्या होगा, आयत होगा, या क्या होगा, वर्ग। केवल इन दो में क्या होते हैं, आपके प्रत्येक कोण 90 के होते हैं। अब यहाँ पर हम इसको वर्ग तो मान नहीं सकते, तो क्या मान सकते हैं आप इसको, इसलिए ओ डैश ओ एन एम क्या है, एक आयत है। इसको आपने रेक्टेंगल मान लिया। और आप जानते हैं कि रेक्टेंगल की जो ओपोजिट साइडें होती है वो हमेशा बराबर होती है, यानी समभुजाएं बराबर होती है ना। इसका मतलब मेरे पास एम एन का मान किसके बराबर आएगा, ओ डैश ओ के बिल्कुल बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो मैं क्या करूँगा, उत्तर में आपको 2 ओ डैश ओ लेके आना है ना, दोनों तरफ आप 2 से गुणा करा दो, इधर भी आ गया 2 ओ डैश ओ, वो तो रखना है आपको। अब इसको आप एम एन प्लस एम एन इसके 2 टुकड़े कर दो आप, उधर आ रहा है 2 ओ डैश ओ। अब देखो एक तो एम एन आपको रखना है, एक एम एन के आप 2 टुकड़े कर दो, एक एम एन को आप लिख दो एम ई प्लस ई एन कर दो, एम ई प्लस ई एन, और एक एम एन को आपको बिल्कुल सेम लिखना है, उधर आ रहा है 2 ओ डैश ओ। अब देखो आपने एम ई प्लस ई एन कर दिया है। अब एक तो एम ई आपको रखना है ही, जो एम ई है उसको आपको क्या लिखना है, इस एम ई को आप यहाँ से बी एम कर दो, बी एम, क्योंकि बी एम के बराबर है। और जो ई एन है उसको आप कर दो एन ए, ये एन ए के बराबर है। और एम एन को आपको सेम रखना है, उधर आ गया 2 ओ डैश ओ। ये आपने इनको इसके बराबर कहाँ से लिख दिया है, यहाँ से लिख दिया, क्योंकि बी एम का मान एम ई के बराबर है, ई एन का मान एन ए के बराबर है। ये बातें आपने समीकरण 1 व समीकरण 2 से लिखी है। अब देखो बी एम प्लस एन ए प्लस एम ए तीनों लिखिए बना रहे हैं, बी एम प्लस एन ए प्लस एम एन, बी एम एन ए और एम एन, ये पूरा बी ए बना रहे हैं। तो ये मान मेरे पास क्या आ गया, ए बी आ गया है, बराबर है 2 ओ डैश ओ। और इसमें आपको ये क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये तो हो गया मेरे पास कौन सा सवाल है, जो आपका सवाल था कौन सा, मतलब जो छठा सवाल था ना आपका, वो मैंने आपको करवा दिया है। फिर देखो 7वां 8वां और जो 9वां 10वां प्रश्न है वो आपको खुद को करने हैं।
और उसके बाद देखो अब मैं आपको इसमें एक जो 11 नंबर प्रश्न है वो देखो मैं आपको और करवा दूं कि 11वें सवाल में आपको इसमें क्या करना है। तो देखिए 11वां जो प्रश्न है उसकी देखो अगर हम बात कर रहे हैं तो उस 11वें प्रश्न में आपको ये दिया गया है क्या कि सिद्ध कीजिए कि समांतर जीवाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। आपके पास क्या है, यह कोई वृत्त है, इसके मान लो ये दो समांतर जीवाएं हैं, एक का नाम आप ए बी लिख सकते हो, एक का नाम आप सी डी लिख सकते हो, और आपके पास क्या है, इसका मान लो मध्य बिंदु एम आ रहा है, इसका मान लो एन आ रहा है, यह मान लो इसका क्या है सेंटर है ओ। अब प्रश्न में तो क्या पूछा है कि अगर आप इनके मध्य बिंदुओं को मिलाओगे, इस एम एन को मिलाओगे तो ये बिल्कुल कहाँ से गुजरेगा, सेंटर से गुजरेगा। तो हमें ऐसा सिद्ध करना नहीं है, हम क्या करेंगे इन एम और एन को पहले करेंगे सेंटर से इनको पहले मिला लेंगे दोनों को। हम एम और एन को क्या करेंगे पहले दोनों को इनको सेंटर से पहले ही मिला लेंगे। अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें इस एम और एन को एक बिल्कुल सीधी रेखा दिखाना है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। हमने इनको ओ से पहले मिला दिया है, अब हमें प्रूव क्या करना है कि एम वन क्या आएगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो इसमें देखो जो दिया गया है उसकी पहले आप बात कर लोगे, मतलब दोनों रेखाएं बिल्कुल क्या है समांतर है, यानी सी डी समांतर है किसके, ए बी के, साथ में सी एन किसके बराबर है, एन डी के, और ए एम किसके बराबर है, एम बी के। बस मुख्य बातें आपको दी गई है। अब आपको सिद्ध क्या करना है कि ये आपकी जो एम एन है ना वो ओ से गुजरेगी, यानी आपको दिखाना है एम ओ एन एक सरल रेखा है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। इसको सरल रेखा आपको सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें आप रचना कर लेंगे, और रचना करने के लिए आपको क्या करना है, इनमें से किसी भी एक के समांतर आप एक रेखा और खींच लो, ये ओ से पासिंग होती हुई, यानी आपने रेखा ई एफ खींची है जो ओ से पासिंग हो रही है, और आपने ए बी के समांतर ली है। तो रचना में लिखना पड़ेगा आपको, यानी ई एफ समांतर ए बी ओ से गुजरती हुई रेखा खींची, ठीक है ना। ओ से गुजरती हुई रेखा आपने कौन सी खींची है, आपने खींची है ई एफ समांतर ए बी। अब देखिए अगर हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो देखो जब आप इसकी उत्पत्ति की बात करते हो तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी जीवा के मध्य बिंदु को सेंटर से मिलाते हो तो वो उस पर क्या होती है। देखो आपने पहले तो ये प्रमेय पढ़ी है, तो जैसे मान लो ये आप पास कोई चौरड है, ये भी जीवा है, अगर आप इस सेंटर से क्या करते हो, इसके ऊपर आपको लंब खींचते हो, ऐसे लंब डालते हो, तो ये इसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। उसके बाद में आपने उल्टा पढ़ा है कि जैसे मान लो ये आपके पास कोई जीवा है, इसका आपने मध्य बिंदु लिया यहाँ से, इसका ये मध्य बिंदु है, इसको अगर सेंटर से मिलाओगे तो बिल्कुल क्या है, इसके ऊपर 90 का एंगल बनाएगी, यानी इसका आपने कन्वर्स पढ़ा है। तो देखो उसी नियम के हिसाब से क्या है, पहले आपने लिखा चूंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या आएगा, जो ओ एम है वो लंबवत आएगा ए बी के ऊपर। इसी तरह आप लिखा जो एन है वो सी डी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब ओ एन भी क्या आएगा, सी डी पर लंबवत आएगा, ठीक है ना। पहले तो आपने लिख दिया ओ एम है वो तो ए बी पर लंबवत है, और जो आपका ओ एन है वो किस पर है, सी डी पर लंबवत, यानी ये ओ एम है यहाँ पर, एन ने ये ओ एम लिखा है, ओ एम तो आ रहा है ए बी पर लंबवत और ओ एन आ रहा है सी डी पर लंबवत, मतलब यहाँ पर दोनों तरफ आप क्या बन रहे हैं, 90 के कोण बन रहे हैं, ये कोण भी 90 का है और ये कोण भी 90 का। फिर देखो आपको पता है चूंकि ये जो आपकी लाइन ए बी है वो समांतर है किसके, ई एफ के, जो आपको रचना से पता है, और जब ये रचना से आपको पता है तो आप जानते हैं कि इन दोनों कोणों का योग कितना आएगा, 180 आएगा। इसलिए जो कोण आपका एम प्लस कोण जो ई ओ एम, इन दोनों का जोड़ आएगा 180, ये आपने रेखिक युग्म से लिख दिया है। जब आपको एम का मान तो यहाँ पर 90 डिग्री पता है, इस आपको ई एम को प्राप्त करना है, उधर आ रहा है 180 डिग्री, तो मेरे पास जो ई ओ एम है वो कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ठीक है ना। इसी तरह से जब आपको पता है कि जो ई एफ है वो समांतर है किसके, सी डी के समांतर है। अब देखो ई एफ सी डी के समांतर क्यों है, आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको पता था कि ये आपकी थी सी डी, ये आपकी थी ए बी, ये थी आपकी ई एफ, ये दोनों समांतर थी आपसे पहले से,
या आपने रचना समांतर लिए, आपने 9वीं क्लास में पढ़ी है। अगर एक रेखा दो रेखाओं के अलग अलग समांतर हो, यानी ये इसके भी समांतर और ये इसके भी समांतर है, तो इसका मतलब दोनों रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो इसका मतलब ये CD आपकी क्या होगी, इसके समांतर हो गई है, क्योंकि आपको पता है AB समांतर किसके, CD के, और AB समांतर किसके, EF के। जब AB EF और CD दोनों के समांतर है तो EB क्या है, CD के समांतर है। अब इस बात का मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ क्या आएगा, आपको 180 आएगा। यानी आप लिखोगे जो कोण N प्लस कोण EON, इनका जोड़ भी क्या आएगा, 180। ये बात भी आपने रैखिक युग्म से लिख दी है, लीनियर पेयर से। अब N का मान तो रखा आपको 90 डिग्री, और EON का पता नहीं है आपको, उधर आ रहा है 180 डिग्री। अब जो EON है वो आएगा 180 माइनस 90 डिग्री, और मेरे पास जो EON है उसका मान क्या आ गया, 90 डिग्री। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब आप समीकरण 1 व 2 को जोड़ सकते हो। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जैसे आप इनको जोड़ोगे तो जो कोण आपका EOM है प्लस कोण EON है बराबर आ गया 90 प्लस से 90। अब देखो एक तो आपके पास है EON, एक आपके पास है EOM, इनसे मिलकर क्या बन रहा है आपका M1 बन रहा है पूरा। तो कौन कौन सा बन गया आपका MON बराबर आ गया 180 डिग्री। जो आपका कोण MON है वो आ रहा है मेरे पास 180 डिग्री। जब अब देखो आपको पता है अगर कोई रेखा का कोण ऐसे 180 बन जाता है तो वो लाइन क्या होती है, बिल्कुल आपकी स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन होती है वो। इसका मतलब MON क्या है, एक सीधी रेखा है। जब ये सीधी रेखा है तो मतलब MN आपकी कहाँ से गुजरी है, ओ से पासिंग हो रही है। इस सवाल में आपको ये प्रूव करना था। तो बच्चों आज हमने ये 12.2 तक के जो प्रश्न थे संबंधित जो प्रॉब्लम थी आपकी उनकी हमने स्टडी की है। बाकी जो प्रश्न है उनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।